ये कोई गारंटी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक मार्केट साइकिल में हुआ था, लेकिन मिस्टेक्स परमानेंट होती हैं और हर साइकिल में रिपीट होती हैं। ये रियल पैटर्न्स, रियल डिसीजंस और रियल कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है। जनवरी 2019 दो दोस्त इन्वेस्टिंग शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। राज 26 साल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 55,000 की सैलरी। प्रिया 26 साल की HR मैनेजर, 55,000 की सैलरी। दोनों डिसाइड करते हैं 10,000 रुपए हर महीना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। 6 साल बाद दिसंबर 2024 में राज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है 9.4 लाख और प्रिया का 32.7 लाख। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम मंथली कमिटमेंट, लेकिन 23 लाख रुपए का डिफरेंस। ये ना लक की कहानी है, ना इनसाइडर इंफॉर्मेशन और ना कि मार्केट टाइमिंग जीनियस की। ये अंडरस्टैंडिंग की स्टोरी है। 4 सिंपल कॉन्सेप्ट, 4 क्रिटिकल डिसीजंस, और इस फिल्म के एंड तक आप एग्जैक्टली जान जाओगे कि आप कौन हो। राज एक्साइटमेंट में बोलता है कि यार मैंने अभी अभी मेरा म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला, इस फंड का NAV है 12, कितना चीप है, मैं इसके 800 यूनिट्स ले सकता हूँ। प्रिया ने कहा कि यार ये मैं दूसरा फंड देख रही हूँ, इसका NAV 390 है। हंसते हुए राज बोलता है 32 टाइम ज़्यादा कौन पे करता है, दिस इज़ अ टोटल रिप ऑफ। लेकिन ये थी राज की पहली मिस्टेक, NAV ट्रैप। सिर्फ एक ये डिसीजन उसे 6 साल में 6.8 लाख का नुकसान करा सकता है। लेकिन ये ऐसी क्या चीज़ है जो ये लोग खरीद रहे हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। 3 शब्द, सिंपल कॉन्सेप्ट। सोचो आपको ग्रेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, पर एक प्रॉब्लम है, आपके पास है सिर्फ 10,000 रुपये। एक कंपनी का शेयर अगर 3,500 है तो आप सिर्फ 2-3 ही खरीद सकते हैं, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा एंड हाई रिस्क। 2, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? आप एनालिस्ट तो है नहीं कि बैलेंस शीट देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, कॉम्पिटिटिव मोड देखेंगे। 3, कब खरीदना कब बेचना, आपका जॉब है, जिंदगी है, लोकल के धक्के, कैसे मैनेज करेंगे यार? सोल्यूशन, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। हजारों लोग अपना पैसा एक साथ पुल करते हैं। आप 10,000 डालते हो, कोई 50,000, कोई 5 लाख, टोटल पूल होता है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जिसके पास डिग्रीज, एक्सपीरियंस, रिसर्च टीम होती है, इन पैसों से 50 से 80 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इट कुड बी टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ या कोई भी इनमें से एक। प्रॉफिट और लॉस प्रोपोर्शनली शेयर होता है आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आपको मिलता है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपका पैसा मैनेज करने के लिए। डजन्स ऑफ कंपनीज जिनमें डाइवर्सिफिकेशन मुमकिन है। 500 रुपए से शुरुआत, कभी भी सेल करो, 2 से 3 दिन में पैसा मिल सकता है, और ये डायरेक्ट स्टॉक से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। फंड कैसे ट्रैक करता है कि कौन क्या ओन करता है? यूनिट्स के थ्रू। जब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, फंड कैलकुलेट करता है आज का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ₹100 पर यूनिट। आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 100 यूनिट्स। ये 100 यूनिट्स आपके ओनरशिप शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कल अगर आपका फंड के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो NAV 105, 6 कुछ भी हो सकता है, यानी 10,500 हो सकता है। अगर गिरते हैं और NAV 95 हो गया तो आपके 100 यूनिट्स यानी वर्थ 9,500। सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोफेशनल। पर राज गलत नंबर पे फोकस कर रहा है। राज 10,000 इन्वेस्ट करता है फंड A में, जिसका NAV है 12, 2018 में लॉन्च हुआ विद नो ट्रैक रिकॉर्ड, और 10,000 से लेता है 833 यूनिट्स। खुद को स्मार्ट समझता है, देखो मैंने कितने यूनिट्स लिए। प्रिया ने इन्वेस्ट किया फंड B जिसका NAV है 390 विद अ 15 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, और उसे मिलता है 26 यूनिट्स। राज प्रिया का मजाक उड़ाता है, सिर्फ 26 यूनिट्स, मेरे पास तो 833 यूनिट्स हैं। फंड A राज का विद वीक मैनेजर एंड मीडियोकर स्टॉक पिक्स 8% बढ़ता है। 12 की NAV 12.96 यानी उसका वर्थ 10,796। फंड B विद एक्सपीरियंस स्टॉक मैनेजर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिक्स, 12% ग्रो के 390 का 468 यानी 10,000 का 12,168 रुपीज़। ज़्यादा यूनिट्स राज की मदद नहीं कर पाए, लेकिन बेटर ग्रोथ ने प्रिया की मदद करी। सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन पता है दोस्तों, हाई NAV का मतलब ओवर वैल्यूड फंड नहीं होता, इसका मतलब लो ग्रोथ पोटेंशियल भी नहीं होता। ये प्राइस टैग नहीं है, चीप या एक्सपेंसिव। NAV यानी फंड के पास टोटल स्टॉक्स की टोटल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। जो फंड 15 साल पहले शुरू हुआ, आज अच्छा परफॉर्म किया, उसका NAV हाई होगा। जो पिछले साल शुरू हुआ उसका NAV लो होगा। कौन सा नंबर ज़्यादा ग्रो करेगा ये NAV आपको नहीं बता सकता। जो मैटर करता है फंड का 3, 5 एंड 10 ईयर रिटर्न्स विद लेस वॉलेटिलिटी। क्या फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करता है? फंड मैनेजर कौन है?
और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। एनएवी मैथ्स है, सिर्फ लो एनएवी को गुड वैल्यू समझने की वजह से राज के 6 साल में 6.8 लाख का नुकसान हो गया। राज फोन पे बोलता है, मैं ना IDCW ऑप्शन ले रहा हूँ, रेगुलर पैसा मिलते रहेगा मुझे। दोस्तों, ये थी मिस्टेक नंबर 2, कंपाउंडिंग किलर। सिर्फ ये एक चेकबॉक्स की वजह से राज के 4.7 लाख रुपीस का नुकसान हो गया। हर इक्विटी म्यूचुअल फंड 2 ऑप्शंस ऑफर करता है। ग्रोथ यानी प्रॉफिट्स फंड के अंदर ही रहते हैं, कंपाउंड होते रहते हैं, पैसा तब मिलेगा जब आप सेल करते हैं। दूसरा IDCW फंड टाइम टाइम पे आपको पैसा पे करता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में। सुनने में छोटा डिसीजन लगता है पर यह है नहीं। 6 साल में इसी चॉइस ने राज और प्रिया के बीच 4.7 लाख रुपीस का गैप क्रिएट किया। IDCW के साथ क्या होता है चलिए समझते हैं। आपके फंड की वैल्यू समझो 1.2 लाख है विद NAV ऑफ 60 रुपीज पर यूनिट। आपके पास है 2000 यूनिट्स। फंड IDCW पे करता है ₹5 पर यूनिट। आपके बैंक अकाउंट में आते हैं 10,000 रुपये और आप खुश हो जाते हो, यार मैंने 10,000 रुपये कमा लिए। पर अब फंड देखिए, NAV 60 से गिरकर 55 हो जाता है। फंड वैल्यू 2000 इंटू 55 यानी 1.1 लाख। पे आउट से पहले 1.2 थे और पे आउट के बाद में 10,000 रुपये आपके कम हुए। अब ये 10,000 आए कहाँ से? ये आपके फंड से ही निकले हैं। फंड ने पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये कुछ आपने अलग से अर्न नहीं किया, आपने आपका पैसा ही विड्रॉ किया है। और इसमें असली प्रॉब्लम ये है, ये 10,000 आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम की तरह टैक्स होगा। 30% ब्रैकेट यानी 3,000 रुपये टैक्स, और आपके हाथ में आता है सिर्फ 7,000। और ये 10,000 अब फंड के अंदर ही नहीं रहा, जिसमें कंपाउंडिंग टूट जाती है। चलिए कंपेयर करते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में वही 10,000 रुपये फंड के अंदर रहते हैं, ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हैं। ईयर 2 में हो गए 12,000, 4 साल में 14,400 और 6 साल में 17,280। IDCW ऑप्शन में ईयर 1 में 10,000 मिला, जिसमें टैक्स के बाद बचे 7,000 जो आपने खर्च कर दिए, ख़त्म। अब इसे 6 साल के लिए मल्टीप्लाई करिए। राज, 6 साल में मुझे टोटल पे आउट मिला 95,000 रुपये, 30% टैक्स के बाद 66,500। गैजेट्स, डेली एक्सपेंसेस सब में ख़त्म हो गया। फंड की करंट वैल्यू 9.4 लाख। प्रिया विद ग्रोथ ऑप्शन, जीरो पे आउट, सब कुछ इन्वेस्टेड रहा, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती रही। करंट फंड वैल्यू 14.1 लाख रुपीस यानी 4.7 लाख का डिफरेंस, सिर्फ एक ऑप्शन चूज करने की वजह से। याद रखिए दोस्तों, ये हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन है, प्रॉमिस नहीं। मार्केट्स अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। अब IDCW कब यूज करना चाहिए? ये प्राइमरीली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, जैसे रिटायरीज जो लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं। अगर आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं तो ग्रोथ ऑप्शन चूज करिए हमेशा। अब यहाँ तक 2 गलतियाँ हो चुकी हैं, NAV कन्फ्यूजन एंड IDCW, जिसमें टोटल डैमेज हुआ है करीब 11.5 लाख का। पर मार्च 2020 आ रहा है और उसके साथ वो डिसीजन जो सबसे बड़ा गैप क्रिएट करेगा। राज का पोर्टफोलियो 4.2 लाख से 2.6 लाख होता है, यानी 1.6 लाख रुपीस नीचे। राज घबरा के प्रिया को फ़ोन करता है और बोलता है, यार मैं अपनी SIP बंद कर रहा हूँ, सब कुछ डूब रहा है और पैसे डालने का कोई मतलब नहीं है। प्रिया कहती है, मैं अपना SIP कंटिन्यू कर रही हूँ। राज उसे कहता है, यार तुम ना पागल हो गई हो। दोस्तों, एक ने खरीदना कंटिन्यू किया और एक ने बंद कर दिया। सिर्फ इस डिसीजन का इम्पैक्ट 14.2 लाख का डिफरेंस। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। मार्च 2020 मार्केट्स में बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रही हैं। पोर्टफोलियो एप्स पूरे लाल हो गए हैं। फाइनेंशियल न्यूज अपोकलिप्स चिल्ला रहे हैं। प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स पैनिक हुए और रुक गए। प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स ने बाइंग कंटिन्यू रखी और इसका नतीजा हैरान करने वाला है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका सिंपल मैकेनिक्स है। आप सेट करते हो अमाउंट 5,000, 10,000 जो आपके बजट में है। फंड किस फंड में इन्वेस्ट करना है, हर महीने उसी डेट पे बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है और फंड के यूनिट्स खरीद लिए जाते हैं। इट्स ऑटोमेटिक, डिसिप्लिन और बिना इमोशन के। और यहीं से मैजिक शुरू होता है। याद रखिए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो फिक्स्ड होता है, पर NAV मार्केट के साथ चेंज होती है। 2020 के क्रैश से पहले NAV था 100,
10,000 में आपको मिलते थे 100 यूनिट्स। 2020 के क्रैश मार्च के एनएवी हो गया 62 यानी 161 यूनिट, 147 यूनिट। मई 2020 में 133 यूनिट्स। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 40,000 रुपए। टोटल यूनिट्स मिले आपको 541 जिसका एवरेज कॉस्ट था 74। इसे कहते हैं दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। प्राइस गिरता है, सेम पैसा ज्यादा यूनिट्स खरीदता है। प्राइस बढ़ता है, सेम पैसा कम यूनिट्स खरीदता है। बिना सोचे, बिना टाइमिंग के आप सस्ते में ज्यादा खरीद सकते हो। अब देखो जब मार्केट रिकवर हुई तो क्या हुआ। दिसंबर 2021 में मार्केट पूरी तरह रिकवर हो गया, एनएवी हो गया 165। राज ने 2020 में एसआईपी बंद कर दी, क्रैश के महीनों में 0 यूनिट्स खरीदे, उसके 40,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहे विद 3% इंटरेस्ट। 2021 में जिसकी वैल्यू थी 41,200। प्रिया ने क्रैश के दौरान एसआईपी चालू रखी, 541 यूनिट्स खरीदे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 74। दिसंबर 2021 में उसकी वैल्यू हो गई 89,265। 40,000 से देखिए करीब करीब 47,000 का फर्क सिर्फ 4 महीनों के अंदर। आज दिसंबर 2024 में वही क्रैश के दौरान खरीदे हुए यूनिट्स की वैल्यू हो गई 1,42,000। एसआईपी डिसिप्लिन का टोटल इम्पैक्ट 14.2 लाख। याद रखिए ये हिस्टोरिकल आउटकम्स हैं, गारंटी नहीं, पर प्रिंसिपल सेम ही रहता है। मार्केट्स गिरे 2008, 11, 16 और 2020 में और बाद में रिकवर भी हुए। जो लोग क्रैश के टाइम इन्वेस्ट करते रहे उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाई। जो रुक गए या तो महंगा खरीदा बाद में या वापस आए ही नहीं मार्केट में। पर दोस्तों पता है प्रिया ने एक और स्मार्ट चीज करी, स्टेप अप एसआईपी। ज्यादा लोग क्या करते हैं 10,000 की समझो एसआईपी शुरू करी तो उसे हमेशा 10,000 पे ही रखा। प्रिया ने पता है क्या किया, 2019 में 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी और हर साल सैलरी रेस के साथ 10% बढ़ाए। यानी ईयर 1 में 10,000, 2 में 11,000, 3 में 12,100, 4 में 13,310 एंड ईयर 6 में 16,105। क्यों? क्योंकि सैलरी हर साल बढ़ती है, बोनस आता है, इंक्रीमेंट्स होता है। अगर आप एसआईपी नहीं बढ़ाओगे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी सेविंग्स को खत्म करते जाएगी। स्टेप अप एसआईपी इंश्योर करता है कि वेल्थ बिल्डिंग इनकम के साथ आपके ग्रो करे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, राज ने 10,000 रुपए की फ्लैट एसआईपी करी 6 साल की, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 7.2 लाख। प्रिया ने स्टेप अप एसआईपी करी विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.4 लाख, सिर्फ 1.2 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया। पर क्रैश और रिकवरी के दौरान इंक्रीज करने की वजह से कंपाउंडिंग एक्सप्लोड हो गई। स्टेप अप एसआईपी प्लस क्रैश बाइंग यानी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में मदद होती है। 2021 में राज ने हेडलाइंस देखी, स्मॉल कैप फंड्स अप 95%। वो अपना पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स में शिफ्ट कर देता है। प्रिया उसे बोलती है, यार राज ये रिस्की है, मैं डाइवर्सिफाई कर रही हूँ। राज कहता है कि आप पैसा टेबल पर ही छोड़ रहे हो। 2022 में स्मॉल कैप फंड्स टॉप से कुछ फंड्स 55% गिर जाते हैं। राज के 6.8 लाख बन जाते हैं 3.1 लाख। अब ये क्या हुआ, चलो इसका आर्किटेक्चर समझते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा मार्केट रेगुलेटर, सभी लिस्टेड कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक करता है, बड़े से लेके छोटे कंपनीज। मार्केट कैप यानी टोटल कंपनी वैल्यू यानी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इट्स शेयर प्राइस। इस रैंकिंग के आधार पे सेबी ने स्ट्रिक्ट कैटेगरीज बनाई हैं। लार्ज कैप फंड्स ये मिनिमम 80% इन्वेस्ट करती हैं टॉप 100 कंपनीज में। ये एस्टेब्लिश जायंट्स होते हैं, डेकेड्स का बिजनेस, अपने सेक्टर्स के लीडर भी हो सकते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मिड और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में लोअर वॉलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी, रोज का हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है जिसमें बायर्स अवेलेबल होते हैं, स्टेडी ग्रोथ, प्रेडिक्टेबल एंड रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस मॉडल। सोचिए एलिफेंट्स के बारे में, बड़े, स्टेबल, धीरे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इट्स सूटेबल फॉर अ मिनिमम टाइम होराइजन ऑफ 3 to 5 ईयर्स। पोर्टफोलियो का फाउंडेशन हो सकता है जो लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी पसंद करते हैं उनके लिए। मिड कैप फंड्स कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज रैंक 101 to 250। ये ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप फेज क्रॉस कर चुकी हैं, टॉप 100 में आने की कोशिश कर रही हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज कैप से ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। इनमें लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, लार्ज कैप से कम डेली वॉल्यूम्स, हायर ग्रोथ पोटेंशियल, छोटा बेस लेकिन तेजी से स्केल कर सकती है। सोचिए चीता के बारे में, फास्ट, एजाइल, स्प्रिंट भी कर सकता है और लड़खड़ा भी सकता है। सूटेबल फॉर अ मिनिमम टाइम होराइजन ऑफ 5 to 7 ईयर्स। ग्रोथ चाहने वाले इन्वेस्टर्स,
पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होगा, पूरा नहीं। स्मॉल कैप फंड्स, कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज रैंक 255 एंड बियॉन्ड। छोटी इमर्जिंग कंपनीज, हाई ग्रोथ पोटेंशियल पर हाई रिस्क भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज और मिड कैप से ज़रा ज़्यादा वॉलिटिलिटी, लो लिक्विडिटी यानी पैनिक के टाइम सेल करना मुश्किल हो सकता है, हाई ग्रोथ या स्ट्रगल दोनों के चांसेस हैं। सोचिए स्टार्टअप्स, हाई पोटेंशियल, हाई अनसर्टेनिटी। इट्स सूटेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ मिनिमम 7 ईयर्स। हाई वॉलिटिलिटी के साथ जो इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल हैं वो इसे सोच सकते हैं। अब देखते हैं दो कैटेगरीज जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स। इनका रूल है 65% इक्विटी मैंडेटरी है, पर लार्ज मिड स्मॉल का एलोकेशन फंड मैनेजर डिसाइड करता है। मैनेजर के पास है फुल फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आज 60% लार्ज, 30% मिड एंड 10% स्मॉल। अगले साल ये 40-40 और 20 भी हो सकता है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से फंड मैनेजर एडजस्ट करता है। इसका एडवांटेज, ओवर वैल्यूड सेगमेंट से आप बच सकते हैं। इसका कंसिडरेशन, फंड का बिहेवियर हर साल चेंज हो सकता है। दूसरे आते हैं मल्टी कैप फंड्स। इनका रूल है फोर्स्ड डाइवर्सिफिकेशन, यानी मिनिमम 25% लार्ज मिड और स्मॉल में जाएगा। हर हाल में ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका एडवांटेज है गारंटीड एक्सपोजर सब सेगमेंट्स के साथ। इसका कंसिडरेशन है कि ओवर वैल्यूड सेगमेंट से पूरी तरीके से आप बच नहीं सकते। अब देखिए इनमें से बेहतर क्या है, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपको फंड मैनेजर पे 100% ट्रस्ट है। मल्टी कैप अगर आप बिल्ट इन डिवर्सिफिकेशन चाहते हैं। राज 2021 में 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। पैनिक के टाइम पे लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म होराइजन और इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 2022 में जो करेक्शन आया, स्मॉल कैप स्टॉक्स 55% तक गिर गए। पोर्टफोलियो 6.8 लाख का 3.1 लाख हो गया। उसने लॉस पे रिडीम कर दिया। लेट 2023 में जो रिकवरी आई, वो रिकवरी उससे मिस हो गई। प्रिया ने एक स्ट्रक्चर बनाया, बैलेंस एंड स्ट्रैटेजी। 40% निफ्टी 50 फंड में यानी लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप फंड। जब 2022 में करेक्शन हुआ उस समय लार्ज कैप 14% गिरा, मिड कैप 32% एंड स्मॉल कैप 55%। ओवरऑल पोर्टफोलियो सिर्फ 30% डाउन। ये अनकंफर्टेबल है, राइट? डर भी लगता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि 40% आपके लार्ज कैप फाउंडेशन ने आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दी। वो पैनिक नहीं हुई और उसने होल्ड किया। राज ने 100% स्मॉल कैप में डाला, 55% गिरा, नो कुशन, 100% सेल। और जब रिकवरी हुई, राज का पोर्टफोलियो अभी भी रिकवर कर रहा है और प्रिया प्रॉफिट्स में है। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर रिस्क अवॉइड करने के लिए नहीं होता, रिस्क मैनेज करने के लिए होता है। साइज डिवर्सिफिकेशन इंश्योर करता है कि आपका मार्केट मूवमेंट से पूरी तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉय ना हो। पर साइज सिर्फ एक डिमेंशन है, एक ट्रैप भी हो सकता है। देयर आर 11 कैटेगरीज और राज गलत वाली चेज करता रहा। ये थे राज के 5 साल के फंड सिलेक्शंस। 2021 में टेक फंड्स जो पिछले साल 87% अप थे। 2022 में बैंकिंग, टेक गिरा, बैंकिंग स्ट्रांग लग रहा था। 2023 में फार्मा, बैंकिंग ने डिसअपॉइंट कर दिया। और 2024 में इंफ्रा, थीमेटिक फंड्स, फार्मा साइडवेज चल रहा था। हमेशा पिछले साल के स्टार को चेस करता रहा, हमेशा एक स्टेप लेट था। 5 साल का एनुअल रिटर्न 3.8% और प्रिया का डिवर्सिफाइड रिटर्न रहा 12%। ऐसा बार बार क्यों होता है? सेबी ने 11 इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज डिफाइन की है और हर एक के क्लियर रूल्स हैं। हमने कवर किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। कुछ स्टाइल बेस्ड कैटेगरीज यानी वैल्यू फंड्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदते हैं जिसमें पेशेंट कैपिटल लगता है। 5 से 7 साल का टाइम होराइजन चाहिए इसके लिए। कॉन्ट्रा फंड्स यानी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जो बाकी बेच रहे हैं उसे खरीदना, इसके लिए हाई कन्विक्शन चाहिए दोस्तों। फोकस फंड्स, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, फंड मैनेजर काफी स्किल्ड होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड फंड्स, 65% इन्वेस्टमेंट इन हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, यूजुअली मैच्योर कंपनीज। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 80% इक्विटी, 3 ईयर मैंडेटरी लॉक इन, टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C के तहत 46,800 टैक्स सेविंग इफ यू आर इन द 30% टैक्स ब्रैकेट। सेक्टोरल एंड थीमेटिक कैटेगरीज, सेक्टोरल फंड्स, 80% इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटो। थीमेटिक फंड्स, 80% इन्वेस्टमेंट एक थीम में, मल्टीपल सेक्टर्स के अक्रॉस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, रूरल कंजम्पशन थीम। ये रिस्क को
एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। सेक्टर थीम अच्छा परफॉर्म किया तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, हेडविंड्स आए तो हैवी लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं। एक कोर प्रिंसिपल याद रखिए, 70 to 80% पोर्टफोलियो शुड बी इन डिवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज, फ्लेक्सी, मल्टी कैप एंड सो ऑन। 15 to 20% फोकस्ड वैल्यू या ग्रोथ फंड्स को ऐड कर सकते हैं। 5 to 10% मैक्सिमम इन सेक्टोरल एंड थीमेटिक, सिर्फ क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। कभी भी पूरा पोर्टफोलियो एक ही सेक्टर और थीम में इन्वेस्ट मत करिए। प्रिया का अप्रोच डिवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू सब सेक्टर्स ओन करो। उसके निफ्टी 50 इंडेक्स में 30% फाइनेंशियल सर्विसेज, 15% टेक, 12% एनर्जी, 10% कंज्यूमर गुड्स एंड 33% बाकी सेक्टर्स। दिसंबर 2024, 6 साल हो गए। राज एट 9.4 लाख, प्रिया 32.7 लाख, सेम सैलरी, सेम स्टार्टिंग मंथ, 23.3 लाख का डिफरेंस। अब ब्लूप्रिंट, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड फाइनल नॉलेज। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट प्रॉफिट में बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये दो टाइप के होते हैं। शॉर्ट टर्म 12 महीने के अंदर प्रॉफिट्स पे 20% टैक्स, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लॉन्ग टर्म 12+ मंथ्स के बाद प्रॉफिट्स पे 12.5% टैक्स, पर पहला 1.25 लाख प्रॉफिट अगर फाइनेंशियल ईयर में हुआ दैट इज टैक्स फ्री। फॉर एग्जांपल 3 लाख का प्रॉफिट और अगर आपने 12 महीने होल्ड किया तो पहले 1.25 लाख पे जीरो टैक्स, बाकी 1.75 लाख पे 12.5% यानी 21,875। अगर शॉर्ट टर्म है 3 लाख पे 20% यानी 60,000 रुपीज़ टैक्स, और वही चीज़ 12 महीने बाद अगर आपने बेचा 38,125 का टैक्स। चलिए टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी समझते हैं जो लीगली अलाउड है। हर मार्च महीने में 1.25 लाख रुपीज़ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए एग्जेम्पशन यूज़ करने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस सही है एंड सेम है तो इसे वापस री इन्वेस्ट करिए, कॉस्ट बेसिस रीसेट करिए विद जीरो टैक्स। हर साल रिपीट करिए। टैक्स रूल्स चेंज हो सकते हैं पर इस समय पे ये अलाउड है। राज फ्रीक्वेंटली 12 महीने के अंदर सेल करता था जिसकी वजह से 20% टैक्स बार बार देना पड़ता था। प्रिया लॉन्ग टर्म होल्ड करती रही, एनुअल एग्जेम्पशन यूज़ किया, 6 सालों में 76,800 रुपीज़ सेव किए। टैक्सेस बैड्स हैं पर वेल्थ डिस्ट्रक्शन साइकोलॉजी की वजह से होता है। 3 पैटर्न्स जो वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 1, रीसेंसी बायस, रिसेंट इवेंट्स को ज़्यादा वेट देना, पिछले साल का टॉपर को इस साल चेज करना। नंबर 2, लॉस अवर्जन, लॉस का दर्द गेन से ज़्यादा महसूस होता है, बॉटम पर सेल, रिकवरी पे मिस। नंबर 3, पैनिक चेकिंग, वोलेटिलिटी के टाइम डेली पोर्टफोलियो चेक करना और इससे इमोशनल डिसीजंस बना लेना। डिसिप्लिन ज़रूरी है, डेली नहीं क्वार्टरली रिव्यू करिए। 3, 5, 10 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। करंट फंडामेंटल्स पे इवैल्यूएट करिए, आपकी परचेस प्राइस पे नहीं। राज और प्रिया, 2 दोस्त, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, लक का भी नहीं था और ना ही था इनसाइडर नॉलेज। डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का था। एनएवी वैल्यू इंडिकेट नहीं करता, ग्रोथ ऑप्शन कंपाउंडिंग एनेबल करता है। एसआईपी डिसिप्लिन स्पेशली क्रैशेस के टाइम वेल्थ बना सकता है। स्टेप अप एसआईपी कंपाउंडिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर रिस्क मैनेज कर सकता है। डिवर्सिफिकेशन सेक्टर चेजिंग से बेटर है। फैक्ट शीट्स फंड क्वालिटी दिखाती है। टैक्स प्लानिंग और बिहेवियर सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज ने लॉस से सीखा, 23.3 लाख के मिस्ड वेल्थ। आपने इस स्टोरी से सीखा या सीख सकते हैं। आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। अगर अप्लाई किया तो प्रिया, इग्नोर किया तो राज। सेम इंफॉर्मेशन, डिफरेंट आउटकम्स। ये फिल्म ओवरनाइट रिच बनने के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। मार्केट ऊपर जाएंगे, गिरेंगे, कुछ सेक्टर्स बूम करेंगे, कुछ सेक्टर्स करेक्ट होंगे, पर ये प्रिंसिपल सेम रहेंगे। डिसिप्लिन कंपाउंड कर सकता है, नॉलेज आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आपके पास दोनों हैं। ये फिल्म इक्विटी इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। दिखाए गए रिटर्न्स एक मार्केट साइकिल के हैं और हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस हैं, बट ये गारंटीड नहीं है। एसेट एलोकेशन इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। An investor education and awareness initiative by Bandhan Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।